हेलो दोस्तों, लीगल लॉजिक लर्निंग में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हमारे इस सीरीज का दूसरा दिन है, तो आज भी हम कुछ केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कल तक हमने 5 केस देखे थे, आज उसके आगे देखेंगे। तो आज केस नंबर 6 से शुरू करते हैं। तो केस नंबर 6 है रेहाना बेगम, जो कि एप्लीकेंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम एंड अनदर, जो कि रेस्पोंडेंट है। इस केस में जज थे ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड ऑनरेबल जस्टिस बी.एम. त्रिवेदी। इस केस का जो फैक्ट है, यहाँ पर अपीलेंट और रेस्पोंडेंट नंबर 2 दोनों का मैरिज हुआ था मुस्लिम लॉ के हिसाब से इन द ईयर ऑफ 1996। अपीलेंट यानी कि रेहाना बेगम filed an case against her husband that she was abused by her husband because due to failure of providing dowry amount which is demanded. फर्दर उनके हस्बैंड भी केस फाइल किए गए कि जो उनके बीवी थे वो पहले से शादीशुदा थे। इस वजह से उनके हस्बैंड बाइगामी का केस फाइल किए। बाइगामी क्या होता है? बाइगामी वो होता है जब आप पहले से शादीशुदा हो, शादीशुदा होने के बाद आप किसी और से शादी करते हो। इसको प्रूव करने के लिए उनके हस्बैंड जो डिवोर्स फाइल हुआ था वो डिवोर्स के पेपर दिए थे, और डिवोर्स फाइल हुआ था उनके शादी के बाद फाइल हुआ था, यानी कि जो पहला मैरिज है वो कंटिन्यू कर रहा था। इस वजह से जब एक केस फैमिली कोर्ट में गया तो फैमिली कोर्ट ने कहा कि जो डिवोर्स के लिए जो फाइल किया गया है वो नॉल एंड वॉइड है, और जिस वजह से अपीलेंट यानी कि रेहाना बेगम के खिलाफ बाइगामी का केस फाइल हुआ, जो क्रिमिनल केसेस फाइल हुआ। इस वजह से रेहाना बेगम हाई कोर्ट में अपील फाइल किए, केस फाइल किए, जिस वजह से वहां पर जो क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर लगाए गए थे अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के में, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को, क्रिमिनल चार्जेस को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट में ये अपील दर्ज किया गया था। लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि इसको क्वाश करने के लिए इसको दोबारा ट्रायल करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली कोर्ट के हिसाब से यहाँ पर ट्रायल, यहाँ पर क्वाश नहीं किया जा सकता, यहाँ पर दोबारा इस केस को दोबारा ट्रायल करना पड़ेगा। तो फर्दर रेहाना बेगम सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किए। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द फाइंडिंग ऑफ फैमिली कोर्ट रिगार्डिंग प्रीवियस मैरिज कैन बी रिलाइड अपॉन टू क्वाश क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ बाइगामी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर दोबारा ट्रायल करने की कोई जरूरत नहीं है। फैमिली कोर्ट में ये सारी केसेस यहाँ पर ट्रायल होकर आया है, तो जरूरी नहीं है कि दोबारा ट्रायल करके क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वाश किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली कोर्ट प्रोसीडिंग और डिसीजन और बेसिंग अपॉन द डॉक्यूमेंट्स द क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी क्वाश अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। अब बात करते हैं केस 7, आशीष सेलर जो कि पिटिशनर है, वर्सेस महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि रेस्पोंडेंट है। इस केस में जज थे ऑनरेबल जस्टिस ए.एम. खानवालिकर, ऑनरेबल जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ऑनरेबल जस्टिस सिटी रवि कुमार। तो इस केस का जो फैक्ट है, ऑन द जुलाई 5 ऑफ 2021 ए रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द महाराष्ट्र असेंबली। तो वहां पर बीजेपी असेंबली के कुछ मेंबर्स जो माइक्रोफोन को खींच लिए, जिस वजह से जो रेजोल्यूशन जो असेंबली चल रहा था उसको रोक दिया गया। फर्दर उसके बाद भी जो एमएलएस थे उन्होंने कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज किए थे, जो कि डेप्यूटी स्पीकर के चैम्बर में जाकर कुछ ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज किए थे, जिस वजह से द पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर अनिल पणम जो कि एक रेजोल्यूशन पास किए इन 12 मेंबर्स को सस्पेंड करने के लिए 1 साल तक, और ये जो रेजोल्यूशन है मेजोरिटी में पास हो गया, जिस वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया। इस वजह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली जो रेजोल्यूशन पास हुआ, जो 12 मेंबर को 1 साल के लिए सस्पेंड करने का, दिस इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनरीजनेबल। और साथ ही साथ जस्टिस खानवालिकर ऑब्जर्व दैट असेंबली के पेस को मेंटेन करने के लिए असेंबली के पास पावर है
किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम इतना एक्सीड नहीं करना चाहिए। बस पीस और मेंटेन को दोबारा लाने के लिए उसी वक्त और लिमिट तक ही उनको सस्पेंड किया जा सकता है। इतने लंबे ड्यूरेशन तक सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो अब देखते हैं नेक्स्ट केस नंबर 8, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अंशिका गोयल। इस केस में जज थे ऑनरेबल जस्टिस एम.आर. शाह, ऑनरेबल जस्टिस बी.बी. नागरथना। इस केस का जो फैक्ट है, तो पंजाब प्राइवेट हेल्थ साइंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फिक्सेशन ऑफ फी एंड मेकिंग ऑफ 2006 एक्ट एनेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ पंजाब। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको 3% रिजर्वेशन देने की मांग की गई थी, लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने सिर्फ 1% रिजर्वेशन रखा था। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके चाइल्ड के लिए 1% रिजर्वेशन रखा था। इस वजह से बहुत सारे रिट पिटीशन फाइल हुए थे हाई कोर्ट में, और उसमें से हाई कोर्ट ने मांडामस रिट पिटीशन को लेकर ये जजमेंट कहा कि स्पोर्ट्स पर्सन है उनको 3% रिजर्वेशन दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय द टेररिस्ट ऑफ सिख राइट उनको भी रिजर्वेशन दी जाएगी। इस वजह से पंजाब गवर्नमेंट हाई कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। तो इस केस का जो इशू था इसमें था कि क्या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो मांडामस के थ्रू किसी गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि किसको रिजर्वेशन देना चाहिए, किसी को नहीं, पर्टिकुलर क्लास को रिजर्वेशन दिया जा सकता है या नहीं, क्या इसके पास पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मांडामस कैन नॉट बी प्लीडेड टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन। तो मांडामस कैन नॉट बी प्लीडेड, तो सो मांडामस के थ्रू ये प्लीड नहीं किया जा सकता है कि किसी को रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं। केस नंबर 9 है जीटी गिरीश जो कि पिटिशनर है वर्सेस वाई सुब्राजू जो कि रेस्पोंडेंट है। इस केस में जज थे ऑनरेबल जस्टिस के.एम. जोसेफ, ऑनरेबल जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट वॉइड if made when the suit is pending but also depend on the outcome of the case। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई भी केस पेंडिंग है उस वक्त अगर कोई भी ट्रांसफर किया जाता है, कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है, तो फिर उसको हम वॉइड नहीं कह सकते हैं। इसका जो फाइंडिंग्स क्या रिजल्ट आता है उसके ऊपर ये बेस करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और इसको हम डायरेक्ट वॉइड नहीं कह सकते। उसके बाद नेक्स्ट केस नंबर 10 है वसुधा सेठी वर्सेस किरण भिवास्कर। इस केस में जज थे ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी एंड ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका। तो इस केस का जो इशू था, वेदर द कोर्ट व्हाइल डीलिंग विद द कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड कैन कंपेल वन ऑफ द पेरेंट टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दैट द राइट ऑफ पेरेंट्स आर इररिलेवेंट व्हाइल डीलिंग द कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड। जब किसी बच्चे की कस्टडी की बात की जाती है तब पेरेंट्स के राइट इररिलेवेंट हो जाते हैं। और इस केस में जो जजमेंट आया था, इस जजमेंट फादर के फेवर में आया था। नेक्स्ट है केस नंबर 11 अरुणाचल गौंडेर वर्सेस पोन्नुसामी एंड अदर्स। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस एस अब्दुल नाजिर एंड ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा मुरारी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉटर इज एंटाइटल्ड टू इनहेरिट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फादर डाइंग इंटेस्टेड बिफोर एनैक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर एक वर्ड है इंटेस्टेड। इंटेस्टेड यानी कि मरने से पहले कुछ बगैर विल करके जो मर जाते हैं, या जिनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का कुछ विल ना किया गया हो, बगैर कुछ विल किए गए उनकी डेथ हो चुकी हो, तो फिर उनको इंटेस्टेड कहते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि
जो प्रॉपर्टी का जो इनहेरिट किया जाता है, जो सेल्फ अक्वायर प्रॉपर्टी हो चाहे जो सेल्फ अक्वायर प्रॉपर्टी हो, जो नेक्स्ट जनरेशन को जो इनहेरिट करेगा, उसके लिए रूल आया था हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट में। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को आया था, जिसमें गाइडलाइन या रूल बताए गए थे कि किस तरह से सेल्फ अक्वायर प्रॉपर्टी को नेक्स्ट जनरेशन को केस से ट्रांसफर होगा। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस आने से पहले भी, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से पहले भी अगर कुछ सेल्फ अक्वायर प्रॉपर्टी हो, अगर वो डाइंग इंटरेस्टेड होते हैं, तो फिर वहां पर जो सेल्फ अक्वायर प्रॉपर्टी है वो उनकी बेटी को जाएगा, और यहाँ पर उनकी बेटी का राइट्स है उनके फादर के सेल्फ अक्वायर प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये था आज के केस के बारे में। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और मिलते हैं अगले क्लास में।